हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ जून 2024 अटेम्प्ट वाले बच्चों के साथ में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप मेक श्योर कर सकते हो कि पास में आपसे जो भी गलतियां हुई हो प्रिपरेशन के दौरान 2-3 महीने से आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो जो भी गलतियां हुई हो उसको आप वाइट वॉश करके सिर्फ ये जो मई का महीना आपके पास बचा है इसको आप कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करके अपना एग्जाम निकाल सकते हो। देखो, यहाँ पर मैं कोई प्लानिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि डे वाइज आपको कितने कितने दिन क्या क्या पढ़ना चाहिए, पर डेफिनेटली मैं आपको एक ब्लूप्रिंट जरूर दे दूंगा जिससे आप अपनी बहुत अच्छी प्लानिंग बना सकते हो। ये सारे पॉइंट्स जो है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को मैं रेगुलरली गाइड करता रहता हूँ। बहुत सारे बच्चे तो अब सीएमए बन भी चुके हैं मेरे फर्स्ट बैच में जो पढ़ा करते थे मेरे से। तो उस हिसाब से मैं क्यूमुलेटिव बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि ऑल टुगेदर क्या स्ट्रैटेजीज आप फॉलो कर सकते हो लास्ट के एक महीने के अंदर, जिसमें आप मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्योंकि आपको भी पता है 40 मार्क्स तो पास होने के लिए चाहिए, पर एग्रीगेट भी बनाना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे हुए हैं। अब ये पॉइंट्स के बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा, पर अगेन ये वीडियो शॉर्ट सी होगी और बहुत क्रिस्प सी होगी जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। पहली चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये बच्चों कि आपके पास अब एक हैंडी प्लान होना चाहिए। फ्रॉम मई ऑनवर्ड्स आपका जो एग्जाम है वो 11 जून से स्टार्ट हो रहा है और फाउंडेशन वाले बच्चे हो तो 16 जून को आपका पेपर है। तो अब आपके पास एक ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए जहां पर आप हर सब्जेक्ट कितने कितने दिन डिवोट करके रिवीजन करने वाले हो वो यहाँ पर डिसाइडेड होना चाहिए। तो अगर एक ब्लूप्रिंट वाइज बताऊं तो अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो हर सब्जेक्ट को एवरेज आप 4 दिन का समय दे सकते हो। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 5 से 6 दिन आप दे सकते हो हर सब्जेक्ट को यहाँ पर। और अगर आप फाउंडेशन वाले बच्चे हो तो अगर आप 5 से 6 दिन हर सब्जेक्ट को रिवीजन के लिए यहाँ पर दे सकते हो। रिवीजन कैसा होना चाहिए इसके ऊपर मैं बात करूंगा। इस हिसाब से आपकी प्लानिंग आपको दिखनी चाहिए। अब ये मैंने ऊपर ऊपर से बताया, ये बहुत डिटेल में होनी चाहिए जहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि हर दिन आप कौन सा सब्जेक्ट कर रहे होगे। ये भी यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि हर दिन आप कौन से सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर कर रहे हो तो फिर आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे प्लान को। तो ये भी पता होना चाहिए कि 5 दिन में हर दिन कौन से चैप्टर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिवीजन कर रहे हो तो डे 1 में मैं यहाँ पर ब्रांच अकाउंट, डिपार्टमेंटल अकाउंट, हायर परचेज और लीज खत्म कर लूंगा। ये आपका डे 1 का पूरा कोटा आपके पास रेडी होना चाहिए। डे 2 में मैं जाऊंगा तो डे 2 में मैं पार्टनरशिप पिक कर लूंगा, क्योंकि पार्टनरशिप बड़ा टॉपिक है तो उसके साथ कुछ एएस कर लूंगा। सिर्फ पार्टनरशिप तो नहीं कर सकते। फिर थर्ड डे में जाऊंगा तो कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये वाले पोर्शन को मैं कर लूंगा। इस तरीके से आपके पास हर दिन आपको कौन सा सब्जेक्ट करना है ये भी आपके पास रेडी होना चाहिए। अदरवाइज आप अपना प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। यू आर गोइंग टू एंड अप वेस्टिंग योर डे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, तभी आप बाकी बच्चों को आउट परफॉर्म कर पाओगे। जो 15% बच्चे पास करने वाले इंटरमीडिएट का एग्जाम और जो 70-80% फाउंडेशन वाले बच्चे एग्जाम क्लियर करने वाले, उसमें अगर आपको अपने आप को पार्ट बनाना है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। एक अच्छी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। सेकेंड चीज है बच्चों कि अब तो ये बात मान के चलो आप, कम से कम आपके पास 4 स्लॉट्स 3-3 घंटे के दिन में होने चाहिए। मतलब अब तो एक टाइम बार्ड वाली बात भी आ गई है कि कोई भी बच्चा अब एग्जाम को 1 महीने का समय बचा है तो 12 घंटे 15 घंटे नहीं पढ़ रहा है तो वो क्या ही पढ़ रहा है। अब देखो, 12 से 15 घंटे इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चे थोड़ा स्लो पढ़ते हैं, तो जो एक बच्चा 12 घंटे में कर पा रहा होगा दूसरा बच्चा हो सकता है 14-15 घंटे में कर पा रहा हो, क्योंकि वो ब्रेक ज्यादा ले रहा है, ज्यादा देर कंसिस्टेंट नहीं रह पाता तो ब्रेक ज्यादा ले रहा है। ये हो सकता है पॉसिबल। पर अब कुछ बच्चे सोचेंगे भैया मैं तो 18 घंटे 20 घंटे पढ़ दूंगा, तो वो तो मैं क्लियर कट बोलूंगा एकदम इनइफेक्टिव स्टडी होगी। क्योंकि एक ह्यूमन ब्रेन की भी एक लिमिट होती है। 12 घंटे आप पढ़ रहे हो ना, एकदम बेस्ट टाइम पढ़ रहे हो। 12 घंटे तक आप अपनी पीक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन कर सकते हो। अगर आप पुश कर रहे हो अपने आप को अननेसेसरी 14, 15, 16 घंटे तक पिक कर रहे हो तो उसमें से कुछ पोर्शन पक्का इनइफेक्टिव होगा और उसको हम बोलते हैं ब्रेक पीरियड। तो बेसिकली आप पढ़ तो 14, 15, 16 घंटे ही रहे हो, पर बीच में आपको स्पेस रिपीटेशन के बेसिस पे ब्रेक लेते रहना चाहिए। उसके बारे में बात करूंगा कि कैसे आप ब्रेक्स को अपने मैनेज कर सकते हो और 3 घंटा आप इफेक्टिवली एक जगह पे बैठ के ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक है, बिना उठे अपने टेबल से। क्योंकि अब एक प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो तो 3 घंटा एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आप एक बार तो बैठो, क्योंकि 3 घंटा तो आपको एग्जाम में भी बैठना है बिना उठे। ओके, लेस नंबर ऑफ रिसोर्सेज मोर नंबर ऑफ मार्क्स। अब बच्चों ये एक की पॉइंट है यहाँ पर कि जो बच्चे सोच रहे हैं ना, मैं एमटीबी भी कर लेता हूँ, मैं आरटीबी भी कर लेता हूँ, मैं पीवाईक्यू भी कर लेता हूँ, मैं ये टीचर की बुक भी कर लेता हूँ, इन टीचर की बुक भी कर लेता हूँ, सब सब कर लूंगा मैं सब। मेरे को जितने रिसोर्स मिलेंगे ना टेलीग्राम ग्रुप में मैं सारे रिसोर्सेज कर डालूंगा। जो बच्चा ये सोच रहा है ना वो बच्चा तो पक्का फेल होने वाला है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे ब्रेन में ना क्लटरनेस आ जाएगी, बहुत ज्यादा ब्लॉकेज हो जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। आपको समझ नहीं आएगा कौन सा रिसोर्स कहाँ से आया और कहाँ से चला गया। समझ, ट्रैफिक जाम में ऐसी होता है ना, कौन सी गाड़ी कहां से आके कहां निकल जाती पता भी नहीं चलता। वैसे ही होने वाला है आपके साथ। जितने कम और क्वालिटेटिव रिसोर्सेज रखोगे उतना अच्छा है। तो भैया आप ही बता दो क्या क्या रिसोर्सेज हमको फॉलो करने चाहिए और कौन से रिसोर्सेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो किए बिना हम एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते। मैं तो प्राइमरली बात करूं तो 2 रिसोर्सेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट खुद एमटीपी आरटीपी में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं जो कभी पूछते ही नहीं है इतने ज्यादा, मतलब वो 20-25 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, तो 14 मार्क्स में कहां से पूछेंगे वो क्वेश्चन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 रिसोर्सेज है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपके मॉड्यूल।
अब मान लो एग्जाम में कोई एक आध क्वेश्चन नए टाइप का आ भी रहा है, पर जो जैसे मान लो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होते हैं तो उसमें से 9 क्वेश्चंस तो या तो पीवाईक्यू के थीम्स के रिपीट होते हैं, या तो पीवाईक्यू ही रिपीट होता है, और या तो मॉड्यूल का क्वेश्चन होता है। और क्योंकि अभी न्यू सिलेबस के अंदर नया नया मॉड्यूल आया है तो इंस्टीट्यूट अभी मॉड्यूल के अंदर जो नए क्वेश्चन डाले गए हैं उन्हीं को ज्यादा पूछेंगी, ज्यादा क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। अनसॉल्व केसेस करो ना सॉल्व, जो मॉड्यूल में पीछे दिए हुए हैं वहां से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। अभी फिलहाल पिछले अटेम्प्ट में मॉड्यूल के क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर, आप खुद एक बार चेक कर सकते हो 2022 अटेम्प्ट की जो मॉड्यूल आई है पिछले अटेम्प्ट में वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो अभी इंस्टीट्यूट के पास जब एक अच्छा खासा नया क्वेश्चन बैंक है मॉड्यूल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो है ही, तो इंस्टीट्यूट अभी ज्यादा रिलाय वहां पर करेगी और 10 में से 7 8 9 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वहीं से आ जाए या उस थीम्स में रिपीट हो जाए, और कुछ एक आध क्वेश्चन इंस्टीट्यूट नया फ्रेम कर ले तो कर ले, जो भी अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपको बन ही जाएगा। तो ज्यादा रिसोर्सेज पे रिलाय मत करो, बहुत सारे टीचर्स अपने रिसोर्सेज बनाते हैं, ये क्वेश्चन बैंक कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इतना करने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ बस मैं जितना लेक्चर में करा रहा हूं ना, क्योंकि मैं लेक्चर में 2 ही चीज कराता हूं, अपनी शीट जहां मैं वेरियस सोर्सेज से पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी और सीए इंस्टीट्यूट के कुछ क्वेश्चंस पिक करके कराता हूं, और दूसरा मैं मॉड्यूल पूरी सॉल्व कराता हूं और डायरेक्टली मॉड्यूल से ही कराता हूं, तो वो 2 रिसोर्सेज काफी होते हैं। ओके, फिर उसके बाद है बच्चों फाइंड द बेस्ट ऑफ ऑल। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी इस टाइम पे बच्चे, अब ऑलमोस्ट सारे टीचर्स यूट्यूब के अंदर अभी रिवीजन्स ले रहे होते हैं। अब रिवीजन्स में क्या होता है, बच्चा सोचता है मैं इनका भी रिवीजन देख लूंगा, इनका भी रिवीजन देख लूंगा, इनका भी देख लूंगा, इनका भी देख लूंगा, सबका देख लूंगा, और यू आर गोइंग टू एंड अप वेस्ट ऑफ टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम प्रूवन टू बी वेस्ट ऑफ टाइम। जो भी बच्चे लाइव स्ट्रीम में जाके रिवीजन कर रहे हैं वो तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अब तुम खुद समझो, मैं भी जब था फाइनल के टाइम पे मैं भी रिवीजन करता था, अभी कुछ समय पहले, अब कुछ महीने की बात है पिछले, तो मैं भी रिवीजन्स करता था, वीडियोस यूट्यूब के देख के करता था, पर मैं कभी भी लाइव स्ट्रीम में रिवीजन नहीं करता था। क्यों, क्योंकि आपको भी पता है लाइव स्ट्रीम में आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते। तो अगर आपको किसी टीचर की रिवीजन वीडियो पसंद आती है, समझ में आता है, तो देखो, देखने के लिए मना नहीं करा जा रहा है, पर लाइव स्ट्रीम में क्यों देख रहे हो। लाइव स्ट्रीम में भैया डिसिप्लिन मेंटेन होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको सीएमए बनना है और एग्जाम के 1 महीने पहले भी आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आ रहा है कि मैं रिकॉर्डेड देखूंगा, 1.5 की स्पीड में देखूंगा, 2x में देखूंगा, मेरा टाइम बचेगा वहां पर, क्योंकि रिवीजन में कोई नोटिंग वोटिंग तो करना नहीं है, आई एम एक्सपेक्टिंग नोट्स आपके पास रेडी है, राइट। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में भी अगर आप लाइव स्ट्रीम में 1x की स्पीड में बैठ के 3 घंटे का लेक्चर जो आप 1.5 घंटे में खत्म कर सकते थे और अपना 1.5 घंटा कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, वो आप लाइव स्ट्रीम में बैठ के वेस्ट कर रहे हो, और अभी भी आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। भैया लाइव स्ट्रीम में डिसिप्लिन आता है, रेगुलर लेक्चर में बच्चों समझ में आता है 100 घंटे 150 घंटे की क्लास होती है, पर रिवीजन तो बेटा 10 15 20 घंटे की होती है मैक्सिमम। तो उसको आप स्पीड बढ़ा के देखो, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो, लाइव मत देखो, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद, और आपको बेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि हर सब्जेक्ट के आपको बेस्ट टीचर्स फाइंड करने जिनसे आपको रिवीजन करना है। रिवीजन नहीं कर रहे हो तो हर सब्जेक्ट के बेस्ट नोट्स फाइंड करने जिनको आप अपने एलडीआर नोट्स बनाने वाले हो, लास्ट डे रिवीजन के नोट्स, और आपको बेस्ट रिसोर्सेज फाइंड आउट करने जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। नो न्यू कंटेंट टू कंज्यूम नाउ। अब क्योंकि एग्जाम में 1 महीना बचा है, अब आप सोचोगे कि मैं मेरा बहुत मेजर सिलेबस बचा है, 60% हुआ है, 40% सिलेबस बचा है, और अब मैं वो 40% सिलेबस खत्म कर पाऊंगा, साथ में रिवीजन भी कर पाऊंगा, तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसे हुए हो। देखो मोर और लेस अगर आपकी सारी किस्मत साथ दे दी तो शायद आप एग्जाम निकाल भी लो, पर है ये सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक। तो मैं आपको ये बोलूंगा, अगर कुछ बच्चे जो ऐसे होंगे जिनका 90% सिलेबस हो चुका है, कुछ 10% पोर्शन बचा है, और उसका जो एग्जाम में वेटेज है वो भी अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का ही है, तो अब मैं ये बोलूंगा कि 90% वाले पोर्शन में ज्यादा फोकस करो, वो 10% वाला एक बार ऊपर ऊपर से देख के चले जाना एग्जाम में, ताकि क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट करके आ जाओ। पूरा तो नहीं कर पाओगे, पर वो 90% वाले पोर्शन को अगर आप मल्टीपल टाइम्स अभी रिवीजन कर लो ना, एटलीस्ट 2 बार अगर कर पा रहे हो, सिंगल ग्रुप वाले बच्चे हो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर आप एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन फुल अटेम्प्ट करके आते हो तो आपको 14 आउट ऑफ 14 मिल जाएगा। पर अगर आप वो 10% पोर्शन अभी खत्म करने बैठोगे, मान लो 1 हफ्ता आपको लग गया उसको खत्म करने में, और उसके चक्कर में आपका रिवीजन इफेक्टिव नहीं हो पाया, तो आप हर क्वेश्चन को जो आधा पौना अटेम्प्ट करके आओगे, तो वहां हर क्वेश्चन में आपको 7-8 मार्क्स से मिलेंगे। तो यहाँ आपका सीधा सीधा वो टॉप डाउन अप्रोच से चेकिंग होगी, और उसकी वजह से आपके मार्क्स यहाँ पर कटेंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बेस्ट सूट करता है। मेरे हिसाब से अब कोई भी नया कंटेंट कंज्यूम करने का टाइम बचा नहीं है, क्योंकि 1 महीना बस एग्जाम को बचा है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत वही 10-15% बचा है तो आप उसको साइड बाय साइड कर सकते हो, पर रिवीजन में ज्यादा फोकस करो। ट्राई टू रिवाइज दैट 90% पोर्शन फर्स्ट, ठीक है। फिर एक्टिव रिकॉल एंड यूज ट्रिक टू रिमेंबर थिंग्स। अब देखो थ्योरी वाला जो पोर्शन होता है वहां पर मेजरली बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ना बुक खोलेंगे
और बुक से ही रीड करना चालू कर देंगे कि हाँ ये तो मेरा रिवीजन हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है। थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में पहले तो आपको ट्रिक बना बना के याद करना है, न्यूमोनिक्स बनानी है, स्टोरीज बनानी है। स्टोरीज तो सबसे बेस्ट होती है याद करने के लिए, स्टोरी बना लो याद हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं ऑडिट में ट्रिक्स बनाता था तो मेरे को अभी भी ट्रिक्स याद है कुछ कुछ, जैसे कि एफआर वाली टीचर कॉरिडोर से जा रही हैं, ऐसे ऐसे करके ट्रिक्स बनाता था। वहां पर उनको केस हो गया है तो उनको लॉयर के पास जाना है, ऐसे ऐसे करके हम ट्रिक्स बनाते थे ऑडिट में। तो आई थिंक मैंने ऐसे 500 सीरीज के लिए कोई ट्रिक बनाई थी स्टोरी की तरह। और न्यूमोनिक्स बनाता था मैं, ठीक है, जोई कैटसन जिया, ये मेरे न्यूमोनिक्स होते थे, ये मैं यूज करता था। इससे क्या होता था ना कि बहुत सारी चीजें रिटेन कर जाती एग्जाम में, एज इट इज आप साइड हेडिंग्स लिख के आ सकते हो। दूसरी बात ये एक्टिव रिकॉल करना। एक्टिव रिकॉल करना मतलब बुक खोल के कभी रिवीजन नहीं होती, बुक खोल के रिवीजन कभी नहीं होती। आपको याद करना है मैंने क्या पढ़ा था, इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैंने क्या पढ़ा था, उसको आपको अपने ब्रेन को प्रेशर बना के बाहर निकालनी है इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी थी वो आपकी इंफॉर्मेशन बाहर निकालनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कंसाइनमेंट, अब मैं फाउंडेशन वाला एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि इंटर फाउंडेशन दोनों को समझ में आ जाए। अब कंसाइनमेंट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसी होती है, एक्टिव रिकॉल करो और सोचो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होती है जो स्टॉक मेरा गोडाउन में पड़ा है, तो जो परचेज वाली कॉस्ट होती है मैं वो लेता हूं। उसके अलावा कंसाइनर के ऑल खर्चे, क्योंकि कंसाइनर के सारे खर्चे डायरेक्ट होते हैं, प्लस कंसाइनी के प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ खर्चे जो कि गुड्स को वेयर हाउस लाने तक के हुए हैं। तो इस तरीके से आपको एक्टिव रिकॉल करना है कि मेरे ब्रेन ने क्या पढ़ा था वो बताओ, ना कि नोट्स खोल के डायरेक्टली पढ़ लो, हाँ ठीक है कॉस्ट लेना है, कंसाइनर खर्चे लेने, कंसाइनी के प्रोपोर्शनेट खर्चे लेने, ऐसे कभी नहीं करना हमेशा। और स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट में यू हैव टू डू एक्टिव रिकॉल कि मैं पिछले बार पढ़ा था तो पांचों पॉइंट मैं अभी एक बार बोल के देखता हूं बिना देखे, और जितने पॉइंट्स बिना देखे बोल पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, वो आपका रिवीजन हो ही गया। और जो पॉइंट्स नहीं बोल पाए अब उनको आप फिर से रिवाइज एक बार कर लो। ठीक है, अप्रोच फॉर न्यूमेरिकल वर्सेस थ्योरी। अब यहां पर थ्योरी और न्यूमेरिकल के अप्रोच बिल्कुल अलग है। थ्योरी सब्जेक्ट्स में बात करूं तो मैं अपना सीए फाइनल एसएफएम में थ्योरी आती है, हर क्वेश्चन में एक थ्योरी चिपका के देती है इंस्टीट्यूट वहां पर। तो मैं आपको बता रहा हूं मैं पूरे एसएफएम में मात्र 2 दिन थ्योरी पढ़ा था, वो भी नॉट फुल डे। सुबह एक बार एग्जाम के बहुत पहले, आई थिंक 1 महीने पहले 4 घंटे पढ़ा था एक बार, और एक बार एग्जाम के दिन मॉर्निंग में पढ़ के गया था। सिर्फ 2 बार पढ़ के मैंने अपने सारे थ्योरी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे। क्यों? क्योंकि मैंने स्मार्ट वर्क किया। बच्चे थ्योरी 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 हाइप बनाते हैं, थ्योरी थ्योरी थ्योरी। बच्चों आपको चाहिए बस एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक जहां पर सारी थ्योरीज कवर हो। अब ये क्वेश्चन बैंक कहां से मिलेगा? पीवाईक्यूज आप कहीं से कर रहे होगे, स्कैनर वगैरह से, वहां पर होगा थ्योरी क्वेश्चन। और दूसरा अपने मॉड्यूल की सारी थ्योरीज कर लो, सारी थ्योरी। जैसे कि मैं बताऊं तो बिजनेस डेटा एनालिटिक्स जब मैंने पढ़ाया तो वहां पर मैंने पूरा आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करा दिया। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम में आने के लिए वो सारे क्वेश्चंस लिखे और उनके आंसर लिखे, पूरा सिलेबस भी हो गया, पढ़ाई भी हो गई और क्वेश्चन आंसर भी हो गया साइड बाय साइड। तो ये आपकी टेक्निक होनी चाहिए कि आप खुद देखो ना इंस्टीट्यूट कैसी जेनरिक जेनरिक थ्योरी पूछती, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, फंक्शन बता दो, इंपॉर्टेंस बता दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इस टाइप की थ्योरी एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत जेनरिक थ्योरी होती है, 1 से 2 बार रीड करके कोई भी बच्चे एग्जाम में खुद से इवन एक्स्ट्रा पॉइंट भी बना के आ सकता है। तो थ्योरी में आपको इस तरीके से क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। ठीक है, कंटेंट ओरिएंटेड पढ़ने जाओगे तो पूरे बुक में भयंकर थ्योरी है। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के अंदर, एफएम जैसे सब्जेक्ट के अंदर भी इतनी ज्यादा थ्योरी है कि तुम पूछो मत। पर पॉइंट इज वो एग्जाम में कभी आएगी नहीं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर जो है वहां से इंस्टीट्यूट थ्योरी थोड़ी पूछेगी, आपसे न्यूमेरिकल पूछेगी। और थ्योरी भी पूछेगी तो क्या कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना क्यों होता है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट। तो आपको तो जब टीचर ने पढ़ाया होगा, जैसे मैं पढ़ाया हूं, तो मैंने तो पूरा थ्योरी, पूरा स्टोरी बताया है, पूरा स्टोरी की क्यों वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो आपको एग्जाम में लिख के आना होता है। तो वो तो न्यूमेरिकल के साथ में कवर हो जाती है थ्योरी, वो अलग है। और जो डायरेक्ट जेनरिक थ्योरी आती है वो अलग है। तो इसको आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करनी होती है थ्योरी को। जबकि मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो न्यूमेरिकल के केस में आपको अभी भी कुछ क्वेश्चन, अभी जो आप लास्ट रिवीजन करने वाले हो एग्जाम के पहले वाला, एग्जाम के टाइम में एलडीआर करोगे, अभी जो आप एक लास्ट रिवीजन करने वाले हो यहां पर भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर मैं एक ऐसी जेनरिक बताऊं ना कि मैं होता आपके जगह, तो इंटरमीडिएट में हर सब्जेक्ट के अंदर मेरे पास कितने कितने एलडीआर मार्क होते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में मेरे पास 2 क्वेश्चन मार्क होते हैं एज अ लास्ट डे रिवीजन। फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ तुम्हारा ये सोल प्रोप्राइटर के अंदर मेरे पास 2-3 क्वेश्चन मार्क होते हैं एज अ एलडीआर क्वेश्चन। एनपीओ के अंदर 1 क्वेश्चन होता है, हायर परचेज के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि 5 क्वेश्चन में 5 अलग अलग केसेस कवर होते हैं, तो 5 क्वेश्चन होते हैं। ब्रांच अकाउंट में अंदर फॉरेन ब्रांच में 1 क्वेश्चन होता, और ब्रांच के जितने भी तुम्हारे मेथड होते हैं, इंडिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच पे, उस पे सब में 1-1 क्वेश्चन होते हैं मेरे पास एज एलडीआर मार्क करके। तो ये मेरे क्वेश्चन का सेट होता है और ये मेरा मिनिमम होता। बाकी मैं मैक्सिमम इतना सेट करूं कि मेरा लास्ट डे रिवीजन में कवर हो जाए, और मेरे को पता है ना कि मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज है, मैं कितनी चीजें याद रख पाता हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं मार्क करता। हाँ, बट नॉट दैट मच कि मैं एकदम 30-30, 40-40 क्वेश्चन मार्क कर दूं एक एक चैप्टर के अंदर, ऐसा भी नहीं। पर एलडीआर क्वेश्चंस आपके पास मार्क होने चाहिए, और कुछ क्वेश्चंस आप अभी भी लिख लिख के सॉल्व करोगे ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पर बनी रहे। ठीक है,
फिर इसके बाद बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट कैन बी गेम चेंजर। अब जितने भी बच्चे पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, रेस्ट एश्योर मेरे जो भी बच्चे क्लास लिए पूरा पीवाईक्यू कराता हूं और मोस्टली टीचर्स कराते भी है, तो तुम भी मत डरो अगर किसी और टीचर से भी पढ़े हो, सारे टीचर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करवाते ही हैं। दूसरी बात ये मॉक टेस्ट कैन बी द गेम चेंजर। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो भी बच्चे हर सब्जेक्ट का कम से कम एक एक मॉक टेस्ट भी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बैठ के दे रहे हैं, मतलब मान लो 3 घंटे तुमको ऐसे ही घर में बैठ के पेपर को देना है जैसा आप एग्जाम हॉल में बैठ के दे रहे हो, मतलब लिटरली अगर आप वॉशरूम नहीं जाते हो तो नहीं ही जाना है, पानी आप पीते हो तो 2-2 घूंट पीते हो ना, वो करने के बाद हर क्वेश्चन करने के बाद, जैसे मैं वैसे ही करता था, हर क्वेश्चन करने के बाद 2 घूंट पानी पी लेता था, ठीक है, और इतना कंट्रोल में पानी पीता था कि वॉशरूम जाना पड़े, क्योंकि मुझे पता है 3 घंटे के पेपर में 1-1 मिनट कीमती है, तो मैं वॉशरूम जाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी होती थी। तो आपको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एक बार बैठ के पूरा एग्जाम देना होगा, ठीक है, और अगर आप ये कर देते हो तो दिस कैन बी द गेम चेंजर। आपका माइंडसेट ही अलग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट मतलब जैसे एग्जाम हॉल में देते हो सेम, ठीक है। मेक योर माइंड रेडी फॉर एग्जाम टाइमिंग। अब देखो जनरली क्या होता है हम लोगों को ना, अभी गर्मी के टाइम में भी ऐसा होता है, दोपहर को हम लोगों को नींद आती है। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताना किसको किसको दोपहर को नींद आती है ना। तो दोपहर को हमको नींद आती है, हम आधा घंटा सो लेते हैं, 20 मिनट सो लेते हैं, उससे ज्यादा हम सो नहीं पाते। पर एक बात ध्यान रखो, तुम्हारा पेपर 2 बजे से 5 बजे तक है दोपहर को, और फाउंडेशन वाले बच्चों का तो 2 स्लॉट में है, पर तुम्हारा पेपर 2 से 5 बजे तक है दोपहर को। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में तुमको एक भी मिनट के लिए स्लीपीनेस नहीं फील करना है। वो बात अलग, एग्जाम हॉल में तो वैसे भी नींद नहीं आएगी, पर फिर भी अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर करो। अभी 1 महीने का टाइम बचा है, इस पीरियड ऑफ टाइम में आप इसको अपना मोस्ट एक्टिव टाइम बना लो। इस टाइम पे सोना बंद कर दो, एक्सेसिव खाना बंद कर दो। कई सारे बच्चे 2-3 बजे खाना खाते हैं, भर भर के चावल खा लेते हैं। चावल आपको जल्दी फुलर बनाता है, आप जितना चावल आप खाते हो ना, तो उससे आपको जल्दी फुलर फील होता है कि हाँ पेट भर गया मेरा, तो उससे ना नींद आती है, क्योंकि पूरा तो एनर्जी डाइजेशन में लग जाएगा। तो कोशिश करो इस टाइम पे कम खाना खाओ, या दोपहर को 12 बजे थोड़ा खाना खाना चालू कर दो। एक ऐसा रूटीन बना दो जो एग्जाम टाइम में आपको 16 दिन यहाँ पर फॉलो करना है, 8 दिन सॉरी आपको फॉलो करना है, ठीक है। फिर उसके बाद कीप रेडी और एलडीआर नोट्स एंड क्वेश्चंस। गाइस ये मैं 100 बार बोल चुका हूं आपको कि लास्ट डे रिवीजन में आप कौन से नोट्स यूज करने वाले हो। 10 ठो बुक आप रिवीजन के लिए यूज नहीं कर सकते लास्ट डे में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप इतना सारा बुक्स ले लोगे और आप सोचोगे कि हाँ भाई इससे मैं लास्ट डे रिवीजन कर लूंगा, नॉट पॉसिबल। आप अपने लास्ट डे रिवीजन के जो भी नोट्स है उसको रेडी रखो, और दूसरा लास्ट डे रिवीजन के जो भी क्वेश्चन है वो मार्क करके पहले से रखो। एमसीक्यू जो है वो सिर्फ आप अगर मॉड्यूल से भी कर ले रहे हो तो चल जाएगा, क्योंकि देखो एमसीक्यू में या तो नए टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इजी आते हैं एमसीक्यू में ज्यादातर क्वेश्चन, या तो मॉड्यूल के ही क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो 10 तो सोर्सेज थे कि मैं एमसीक्यू कहां से करूं, इस बारे में मत सोचो, मॉड्यूल के सारे एमसीक्यू कर लो। हाँ फाउंडेशन वाले बच्चों बिट्स क्वेश्चन भी करना है, और वो क्वेश्चन भी करना है जो मैंने लेक्चर में कराए हैं, वो तुम लोग को एक्स्ट्रा करना है। पर इंटर वालों की मैं बात करूं तो आपके मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कर लो, और प्लस पीवाईक्यू के जो मैंने एक स्कैनर बना के दिया आपको, सीधा कॉस्टिंग के अंदर बना के दिया, जहां सारे एमसीक्यूज कवर है पास्ट 10 अटेम्प्ट के, वो आप कर लो, तो आपका काम यहाँ पर डन हो जाएगा, ठीक है। और जो भी नए सब्जेक्ट्स आए जैसे कि बीडीए वगैरह, ये सब के लिए आप सिर्फ मॉड्यूल के एमसीक्यू कर लो, उतने काफी होंगे। आप पूरा सब्जेक्ट ही जब कर रहे हो तो कहीं से भी एमसीक्यू है आपको बन ही जाएगा, ठीक है। और ये मैंने YouTube लाइव स्ट्रीम आपको बता ही दिया। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने बच्चों, और प्लस आपको कभी नहीं भूलना अबाउट फॉरगेटिंग कर्व, कि आप अगर ऐसा सोच रहे हो भैया हम तो भूल रहे हैं, अभी व्हाट्सएप में कुछ बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं भैया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जो पढ़ा था वो भूल रहा हूं बार बार। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बच्चों ये बात याद रखो, ये सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, तुम्हारे साथ भी हो रहा है, और जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जितने बच्चे सीएमए कर रहे हैं, जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सबके साथ ये चीज होता है, हम भूलते हैं समय के साथ। और जब हम भूल के यहाँ पर पहुंचते हैं, हमको वापस रिवीजन करके ऊपर जाना होता है। और रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? एक्टिव रिकॉल, जहां पर आपको बार बार जब आप भूलोगे एक्टिव रिकॉल, भूलोगे एक्टिव रिकॉल, आपको बार बार याद करना है, अपने दिमाग से पूछना है तू बता मेरे को, मैं नहीं जानता। कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ है। जैसे तुम्हारा कोई सामान घर में घूम जाता है तो तुम पूरा घर ढूंढते हो ना, फिर वो सामान मिल भी जाता है। तो वैसे ही तुम्हारे ब्रेन में भी जो पढ़ा हुआ है वो कहीं घूम जाता है, तो तुमको उसको ढूंढ के बाहर निकालना है, ना कि खोल के पढ़ लेना है बुक को। वो रिवीजन नहीं होता। रिवीजन क्या होता है कि अपने दिमाग को जोर डालो और बाहर निकालो कि क्या इंफॉर्मेशन आपने कंज्यूम की थी। तो इस तरीके से अगर आप अपनी पढ़ाई करोगे तो अब ये जो लास्ट का महीना होगा, मई का महीना, इसमें आप इतने अच्छे से पढ़ लोगे कि अब आपसे पास में जो भी गलतियां हुई वो सब भूल भाल के जून में अब आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसके अलावा बच्चों रिवीजन वीडियोस के लिए मैं पूछूंगा आपको कौन से सब्जेक्ट की कौन से चैप्टर्स की रिवीजन वीडियोस की नीड है, आप नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं रिवीजन वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए अपलोड कर दूंगा। बिकॉज रिकॉर्डेड फॉर्म में इसलिए क्योंकि अगेन अगर मैं लाइव स्ट्रीम लेने जाऊंगा टाइम वेस्ट होगा, तुम लोग आ जाओगे लाइव स्ट्रीम में, स्पीड नहीं बढ़ा पाओगे, ऑल टुगेदर टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा रिकॉर्डेड वीडियोज आएंगी, स्पीड बढ़ा के आप दे सकते हो। रिवीजन वीडियो मैं अपने साइड से करा दूंगा अपने सब्जेक्ट्स की। तो आई हैव 5 सब्जेक्ट्स, तो आपको पता होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, एफएमबीडीए, कॉर्पोरेट अकाउंट्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंट्स में ऑडिट नहीं है ना मेरा, और मैनेजमेंट
मैनेजमेंट अकाउंट, ये 5 सब्जेक्ट दोनों ग्रुप मिला के मैं पढ़ाता हूँ। तो इसमें से जो भी सब्जेक्ट के या जो चैप्टर्स के आपको रिवीजन चाहिए वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन बता देना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही बच्चों, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर बोल रहा हूँ, अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।